महज संयोग है या किसी बड़े नेटवर्क की रणनीति? हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी समर्थक सुखजिंदर सिंह बब्बर द्वारा लिए जाने की खबर ने मामले को और गंभीर बना दिया है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि धमाके में पाकिस्तानी ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष टारगेट पर थे। वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने इसे सीधा आतंकी साजिश बताया और पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बीजेपी ऑफिस के बाहर हुए ब्लास्ट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ड्रामा बताए जाने पर पलटवार किया है। रणबीर गंगवा ने कहा कि जो विपक्षी पार्टी इस तरह की बात करते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इस तरह की किसी भी कार्रवाई को निंदनीय बताया। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मामले में बोलते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल। आखिर किसके निशाने पर है राजधानी चंडीगढ़? बीजेपी दफ्तर पर धमाके के पीछे कौन लोग हैं? धमाके के पीछे क्या आतंकी साजिश है? क्या सच में पाकिस्तानी ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ? और हाईकोर्ट को बार बार धमकियां क्यों? ये इस प्रकार की घटनाएं पंजाब में बहुत होती हैं, बार बार होती हैं। और पंजाब की सरकार पहले अपने गिरबान में जाके और देखे उन जिस प्रकार की बुरी हालत पंजाब में देश की जनता जानती है, पंजाब के लोग भी जानते हैं। और जिस प्रकार से चंडीगढ़ में जो कार्यालय के सामने जो अचानक जो एक हैंड ग्रेनेड जैसा जो वीडियो में दिखाया गया है, जिस प्रकार से वीडियो में आया, खबरों में आया है, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी वो लोग पकड़ में आएंगे। आज सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग, आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो इस टाइप की बात करते हैं, या जो विपक्षी पार्टी है वो इस टाइप की अगर बात करते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कोई भी आतंकवाद या कोई भी इस टाइप की कोई भी कार्रवाई जो होती है बहुत ही निंदनीय है। और जो भी लोग उसके अंदर पाए जाएंगे, जांच में होंगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, पुलिस उसमें पूरी कार्रवाई कर रही है और लगभग उनकी पहचान भी कर ली गई है और उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। देखो, मेरे को लगता है ये कोई गहरी साजिश हो रही है पंजाब में और हम गहरी साजिश का शिकार हो रहे हैं। आपस में लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। ऐसा तो जब पुराना दौर था टेररिज्म के समय, तब भी कभी ऐसा किसी का घर नहीं जलाया गया जहां किसी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कभी कोई किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। और चंडीगढ़ तो पूरे का पूरा देश के गृह मंत्री के अंडर आता है। एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर गवर्नर है, वो तो सीधी सीधी बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कोई गहरी साजिश है, कोई पंजाब को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं कुछ लोग। बहुत सी चीजें मेरे को पता लगी है, आने वाले दिनों में खुलासा भी करेंगे कहां तक हम उसमें कामयाब होते हैं। अभी मंशा ये भी है कि पंजाब में गवर्नर रूल लगा दें, ऐसा तो होने नहीं देंगे हम। मेरे को लगता है सरकार की ये मंशा है। तो मेरे को लगता है कि गहरी साजिश का शिकार हो रहा है पंजाब। चंडीगढ़ से संवाददाता साक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। साक्षी, अभी तक क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ में जो ग्रेनेड फेंककर बीजेपी के पंजाब हेडक्वार्टर को उड़ाने की जो साजिश थी, हालांकि आपको बता दें कि जो हमलावर है वो ऑफिस और आपको बता दें उसके सामने जो स्लिप रोड है उसकी दूरी की वजह से थोड़ा चूक गए। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि वो जो ग्रेनेड है उसे पंजाब बीजेपी दफ्तर के अंदर फेंकना चाहते थे और थोड़ा निशाना चूका। इसी वजह से उनका फेंका हुआ जो ग्रेनेड है वो दीवार पर टकराकर बाहर ही पड़ गया और हमले के बाद जो हमलावर है वो मोहाली की तरफ भागते हुए पाए गए हैं। और आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो बीजेपी ऑफिस स्थित है वहां पर फिलहाल पूरी तहकीकात पुलिस और प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है और ब्लास्ट से जुड़ी जांच जो है वो चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस के अफसर जो है वहां पर कर रहे हैं। जिसके बाद आपको बता दें कि जो
ग्रेनेड अटैक है उसको लेकर उनकी फरारी तक की पूरी प्लानिंग जो है इसको लेकर पुलिस कनेक्शंस जोड़ रही है, आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाल रही है और पूरी तहकीकात करने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या थी। इसको लेकर फिलहाल ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आया है, पुलिस यही कह रही है कि वो जांच कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको बता दें कि जो पंजाब बीजेपी का हेडक्वार्टर है, इसके आगे सेक्टर 37 और सेक्टर 24 की जो रोड गुजरती है, रोड के किनारे बीजेपी का ऑफिस है और रोड से ही बीजेपी ऑफिस के बीच कई सारे स्ट्रक्चर्स है। उसकी बात करें तो रोड के बाद 5 फीट चौड़ा एक फुटपाथ भी आता है, इसके बाद 10 फीट की एक स्लिप रोड भी आती है और इसके बाद 15 फीट की एक पार्किंग भी है और बीजेपी ऑफिस की बाउंड्री इसके बाद आती है और काफी बड़ा ये जो बीजेपी ऑफिस है, चौड़ाई इसकी 40 फीट है, 15 फीट अंदर जाने के लिए गेट बना हुआ है और यही वजह है कि जो हमलावर थे वो कहीं ना कहीं चूक गए और जो ग्रेनेड है वो बीजेपी ऑफिस के अंदर नहीं पहुंच पाया। आपको बता दें कि वहां पर एक चेक पोस्ट भी है, वहां सीआरपीएफ की जो टीम्स हैं वो वहां पर बैठती हैं और पूरी चौकसी और निगरानी रखते हैं, नजर बनाए रखती हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस चीज के ऊपर। और लगातार फिलहाल आपको जिस तरह से पूरा वहां के सीसीटीवी कैमरास में जिस तरह से वहां का नक्शा नजर आ रहा है, वहां से हमलावर जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पहचान होना, वो किस तरफ भागे, उनकी गिरफ्तारी करना और गिरफ्तारी करने के बाद उनसे पूछताछ करना, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे जो मामले को खालिस्तानी एक अटैक से जुड़कर देखा जा रहा है और जो ग्रेनेड है उसको लेकर भी सूत्र बता रहे हैं कि जो ग्रेनेड है एक पाकिस्तानी ग्रेनेड है जिसका इस्तेमाल किया गया था। और अगर क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, एक बहुत बड़ा जो है जब ग्रेनेड फेंका गया तो एक बहुत बड़ा धमाका वहां पर हुआ, धूल का गुबार वहां पर उठ खड़ा हुआ, कई सारी गाड़ियों के शीशे वहां पर टूट गए और बीजेपी ऑफिस में लगे अंदर शीशे तक भी जो है आवाज पहुंची और लगभग 100 से ज्यादा लोग उस वक्त बीजेपी ऑफिस के अंदर मौजूद थे। और जिस तरह धमाका हुआ सभी घबरा गए। जब बीजेपी ऑफिस से कुछ लोगों से हमने जब वहां पर बात की तो उन्होंने कहा जब वो निकल कर बाहर आए तो सिर्फ धूल का गुबार नजर आ रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। और जब वो धूल सेटल हुई उसके बाद उन्हें समझ आया कि एक धमाका हुआ है, ये ग्रेनेड हमला हुआ है। बहुत सारे छर्रों के भी जो निशान है वो वहां पर मिले हैं और एसएसपी कवरदीप कौर ने भी बताया कि प्रथम दृष्टया कोई क्रूड से जुड़ा हुआ जो मटेरियल है वो भी इसमें इस्तेमाल होने की जो बात है वो लगातार बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनआईए की टीम्स भी वहां पर पहुंची थी, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस, दोनों पुलिस मिलकर इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और हमलावरों तक पहुंचने का प्रयास। साक्षी, बहुत जल्दी से एक जानकारी और दीजिए, एक स्कूटी को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्या स्कूटी का कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है या स्कूटी के पास ही बम गिरा था इसलिए शुरुआत में ये लगा कि स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, क्या है ये? बिल्कुल, देखिए वहां पर बीजेपी ऑफिस के बाहर ही वहां पे लॉ भवन भी साथ ही जुड़ता है, वहां पर एक स्कूटी खड़ी हुई थी, एक्टिवा खड़ी हुई थी जिसके पास जाकर ये ग्रेनेड गिरा और सभी को पहले लगा कि शायद स्कूटी में कोई ब्लास्ट हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि स्कूटी में ब्लास्ट नहीं था लेकिन अलग से कोई हमला जो है वो किया गया था। और हमला करने वाले जो हमलावर है वो भी बाइक पर आए थे और वो हमला करने के बाद पहले वो सेक्टर 36 की तरफ से यहाँ पर पहुंचे थे। और आपको बता दें कि ये इकलौती रोड है जो कि सेक्टर 37 बीजेपी ऑफिस को कनेक्ट करती है और उसके बाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो साक्षी शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने विस्तार में बताया कि आखिर ये हमला हुआ कैसे है और क्या परिस्थितियां उस दौरान वहां पर बनी। ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ लीजिए इस पूरे मामले को। पंजाब बीजेपी दफ्तर के बाहर ये धमाका चंडीगढ़ में हुआ है। अब कई सारे सवाल भी इस धमाके को लेकर खड़े हो रहे हैं। हालांकि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक शख्स आप देख रहे हैं जो हैंड ग्रेनेड है उसका पिन निकालकर ग्रेनेड को फेंकता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये साजिश थी, किसकी साजिश थी, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और क्या ये आतंकी घटना है? चूंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ये जो ग्रेनेड इस्तेमाल हुआ है ये पाकिस्तानी ग्रेनेड है। हालांकि जांच पड़ताल अभी चल रही है, आगे देखना होगा क्या डेवलपमेंट इस पूरी जांच को लेकर होता है। लेकिन कई सारे सवाल अब इस पूरे हमले को लेकर, इस बम धमाके को लेकर खड़े हो गए हैं। खालिस्तानी समर्थक ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। अब पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इसके टारगेट पर थे, ये भी खबर सूत्रों के मुताबिक मिल रही है। और आज हाई कोर्ट को भी धमकी मिली है। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, जांच उनकी तेज हो गई है। और इससे पहले कई बार आपने देखा होगा कई स्कूल कॉलेजेस को या फिर सचिवालय को उड़ाने की धमकी भी दी गई है। इस तरह की ईमेल्स पहले भी आ चुके हैं। तो कई बार इस तरह की धमकियां ईमेल्स के थ्रू या फिर अब ये हमला पंजाब बीजेपी ऑफिस पर
आखिर क्या इसके पीछे की कहानी है, ये किस ओर इशारा कर रहा है, तमाम सारे पहलू हैं जिन पर अभी जांच पड़ताल जारी है। और ये ब्लास्ट आतंकी घटना है, ये मोहनलाल बड़ौली कह रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के मोहनलाल बड़ौली ये कह रहे हैं कि ये आतंकी घटना है, क्योंकि धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। थोड़ी देर तक लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या, और जब ये खबर एजेंसियों तक पहुंची कि ये हमला था, धमाका था, हैंड ग्रेनेड का इसमें इस्तेमाल किया गया, तो एजेंसियां भी अलर्ट हो गई। और ये ग्रेनेड मुख्य रूप से पाकिस्तान में बनाया जाता है, जो ग्रेनेड जिस ग्रेनेड से हमला हुआ है, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता संदीप हिंदुस्तानी हमारे साथ हैं। संदीप जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता दीपक चौधरी हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता रजत पंजेटा हैं। रजत जी आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नरेश शर्मा हमारे साथ हैं। नरेश शर्मा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, शुरुआती तौर पर किस तरह से इस हमले को हम देखें? हालांकि अभी जांच जारी है, लेकिन फिर भी बीजेपी का इस पर मानना क्या है? देखिए, ये जो घटना हुई है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और एक बड़ी साजिश इसके अंदर नजर आ रही है। जिस प्रकार से पंजाब का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, आपको पता है कि 1 साल से कम समय पंजाब के चुनाव में बचा है, और जिस प्रकार से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे लगातार वहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ये जो वहाँ के कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट के जो लोग हैं, जो अलगाववादी विचार रखने वाले लोग हैं, जो वर्तमान सरकार को फंडिंग कर रहे हैं, उनका एजेंडा वर्तमान सरकार इसमें लागू करने में लगी हुई है। देखिए, एक बयान इस हमले के बाद माननीय मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं भगवंत मान जी, उनका एक बयान आया, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। इस हमले से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कि बीजेपी अपनी चिंता स्वयं करे। देखिए, पराग जी उस कार्यालय के ऊपर जहां ये घटना हुई है, वहां पर पंजाब पुलिस के सुरक्षाकर्मी भी तैनात है। पंजाब पुलिस के 8 सुरक्षाकर्मी वहां लगे हुए हैं। तो किस प्रकार का बयान पंजाब के मुख्यमंत्री देते हैं, और पंजाब में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लगातार वहां आरएसएस के लोगों को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है, उन पे हमले किए जा रहे हैं वहां पर। और दूसरे प्रकार की कुछ दिन पहले वहां इंटेलिजेंस के दफ्तर के ऊपर भी ऐसा ही हमला हुआ, और ये इसके बाद एक फिर ये दूसरा हमला बीजेपी के दफ्तर के ऊपर हुआ है। तो भगवंत मान जी कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारी खुद ले। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है ये कथन उनका, ये बयान कितना दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं। देखिए, भगवंत मान सरकार जो वर्तमान पंजाब की सरकार है, वो हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो अपराधों पे लगाने की हो, चाहे वो वहां पर अर्थव्यवस्था को लेकर के हो, हर मोर्चे पर विफल है। और उनकी ये जो विफलता है उस बयान में भी झलक रही है। क्या आप किसी भी प्रदेश में कोई घटना होती है, अगर क्या आप ये बात कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले? कि बीजेपी के नागरिक, वहां के जो लोग है, जो भाजपा के कार्यकर्ता या जो काम करने वाले लोग पंजाब प्रदेश के नागरिक नहीं है क्या वो पंजाब के अंदर अपना हक नहीं रखते हैं क्या पंजाब में वो लोग काम नहीं करते हैं क्या? आप इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो ये बौखलाहट नजर आ रही है स्पष्ट पंजाब सरकार की, क्योंकि कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से उनके हाथ से निकल चुकी है। और आपने देखा भी होगा पराग जी, जो लोग खालिस्तानी, जिन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, वो तो बिल्कुल ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि हमने 2017 में 2022 में भी अपने पार्टी की जो सरकार है उसको फंडिंग तक उन्होंने करने का वो दावा करते हैं कि हमने फंडिंग की है। तो जब उन सरकारों से अगर उन्होंने फंडिंग ली है तो उनका एजेंडा लागू करना भी फिर जिम्मेदारी बन जाती है भगवंत मान सरकार की। तो मुझे लगता है वो वही कर रही है। ये निंदनीय है घटना बेहद ही, और इसमें जिस भी प्रकार की जांच आगे बढ़ेगी, और जांच तमाम सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच भी कर रही है। देखते हैं इसमें कौन दोषी निकलता है और किस प्रकार की घटना है और किस प्रकार की साजिश रची गई। जांच होने दीजिए, जांच में पता चल जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। जिस प्रकार की बात उन्होंने कही है, ऐसा बयान किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति से, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कम से कम। ठीक है, नरेश शर्मा जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे हमले को आप? जी पराग जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। अभी मैं अपने साथी संदीप जी की बात सुन रहा था कि बहुत ही खुद ही कुछ आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं ना कि एक अनपढ़ राजा की अनपढ़ फौज जो है ना, वो कुछ भी उलझुल बातें करती है। चंडीगढ़ किसके अंडर आता है इनको शायद ये नहीं मालूम। चंडीगढ़ की कानून व्यवस्था किसके अंदर आती है ये नहीं मालूम। कानून कब बना ये नहीं मालूम। ये सब कुछ एक राग अलाप रहे। चुनाव से पहले जो आतंकवादी घटनाएं जो करते हैं खुद ही कर रहे हैं। अगर इस तरह से देखा जाए, जो इनके बयान आ रहे हैं, जो लग रहा है कहीं ना कहीं अनपढ़ राजा की फौज इसी तरह काम करती रहती है। उन्हें सिर्फ इन्हीं कामों में लगाया जाता है जहां चुनाव आने वाले होते हैं। आप उस बयान का समर्थन करते हैं नरेश जी? आप उस बयान का समर्थन करते हैं क्या, जो भगवंत मान जी ने दिया? ठीक है संदीप जी, मैं गलत बात नहीं, संदीप जी मैं आऊंगा। उस बयान का समर्थन करते हैं? आपके बीच में नहीं बोला ना, आप एक मिनट उस बयान का समर्थन करते हैं क्या? सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए। मेरे को पता है कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता है ना, उनकी आदत यही खराब होती है कि सुनने की आदत नहीं है। ठीक है संदीप जी, अभी नहीं, प्लीज नरेश जी आप आइए। रूल लगा लीजिए कि सुनने की आदत डाल लीजिए पहले, या कॉटन में भिजवा दिया करूंगा बीजेपी ऑफिस में। अगली बार से कॉटन भिजवा दिया जाएगा।
क्योंकि जो आप भिजवाते हैं ना, जो आतंकवाद आपने फैला रखा है, उसकी जगह हम एक कॉटन, आपको एक फूल दे देंगे भाई, प्यार से बातें करिए, कम से कम सुनना सीखिए पहले, फिर आपको बता देते हैं कि कानून व्यवस्था के लिए चंडीगढ़ की कानून व्यवस्था जो है, आपने देखा कि हमारा जो यूटी के अंतर्गत आता है और जो सीधे भारत सरकार के अधीन है, वो आप गूगल पे सर्च करिए, कहीं भी देखिए, आपके पास में केंद्र सरकार आपकी है, उनसे पूछिए, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनसे पूछिए कम से कम किसके अधीन में आती है। दिल्ली के अंदर भी यही करते थे आप, कानून व्यवस्था के अंदर, जो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था, आप देख लीजिए यहाँ की कानून व्यवस्था क्या है। फिर आप आ जाइए एडमिनिस्ट्रेशन का, जून 1984 के अंदर पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य करते थे, उस टाइम से लेके केंद्र सरकार के अधीन ही काम करा जा रहा है। तो कुछ थोड़ा सा ज्ञान लेके आइए। आपके जो कहते हैं ना यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा के, वो भी कुछ कहते हैं ना कि पढ़ी लिखी किताबें उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है। कुछ पिछले 4-5 साल की कुछ आतंकी जो घटनाएं जो पंजाब के अंदर हुई, वो सुना दूं आपको, बता दूं आपको? सुनिए, चलो उसका जवाब बता दूं आपको, मैं बता देता हूं, हरियाणा की कानून व्यवस्था की पोल में खोल देता हूं। हरियाणा की कानून मैं आपको पंजाब में क्या क्या घटनाएं हुई है मैं आपको खोल देते हैं, आपको बता देता हूं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको। सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं हरियाणा के अंदर, सारी मैं बता देता हूँ पंजाब में किस प्रकार से आरएसएस के नेताओं को, किस प्रकार से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, चलिए ठीक है, ठीक है, वर्चुअल फूल नहीं भेज सकता हूँ, नहीं तो वर्चुअल कॉटन भी भेज दूंगा भाई, कान में लगा लीजिए। जब अपनी बात पे आते हैं ना कि जब अपनी कानून व्यवस्था के लिए, मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा। ठीक है संदीप जी, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, एक पहले राउंड में इंटरप्ट मत करिए, एक बार सबकी बात आ जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, सबकी बात आ जाए, हरियाणा की बता रहा हूँ, देश के बता रहा हूँ मैं। दंतेवाड़ा ले लीजिए, आपको जो है बहुत सारे हमले देश के ऊपर हुए, वो कानून व्यवस्था किसके आपको? अभी मैं आपके पास, मेरे पास लिस्ट है बहुत सारी, आप क्यों घबराते हैं? मेरे पास भी लिस्ट है, मैं आपको पंजाब की सारी घटनाएं बताऊंगा, मेरे पास भी लिस्ट है। घबराइए मत, मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा, आप मत घबराइए ना, मैं क्या घबरा रहा हूँ? आपके पास पुलवामा, दंतेवाड़ा, पहलगांव, ये तो बहुत बड़े बड़े मेजर हैं, उनके लिए पूछिए। आपको पास आज तक, चलिए ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग अब दोनों रुक जाइए। कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन है, केंद्र सरकार के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है, जिम्मेवारी अपनी लेनी चाहिए। अगर देश के अंदर किसी भी तरह की घटना, एक मिनट पराग जी, देश के अंदर इस तरह की कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की पड़ती है। अगर कोई भी आतंकवादी, और पाकिस्तान से अगर कैसे करे कि पाकिस्तान से बम आया, पाकिस्तान से बम लेने की आने की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कहां से फेलियर हो रही है, तो किसकी हो रही है? केंद्र सरकार की फेलियर से। अगर केंद्र सरकार इस तरह से विफल हो रही है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब आपके हाथ में नहीं संभाल रही है सरकार जो है, केंद्र सरकार अगर विफलता दिखा रही है कि कहीं ना कहीं आप जो बॉर्डर से जो भी बम वगैरह आए जा रहे हैं पाकिस्तान से, वैसे तो कहते हैं हम पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे जाके, जब छोटे छोटे बम आ रहे हैं, छोटे छोटे, जब आप बड़े का क्या करोगे? आप जब छोटे छोटे बम्बों से ही बड़ा आडंबर बन जाता है, देश के अंदर बहुत बड़ा खतरा आप पैदा कर रहे हैं। अगर आपसे नई सरकार संभाली जा रही है तो कम से कम साइड हो जाइए, रिजाइन दे दीजिए। मैं ठीक है नरेश, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दीपक जी के पास अब चल रहे हैं। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं इस हमले को? एक तो आपके इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको राम राम और मेरी शुभकामनाएं। देखिए, आज बजरंगबली जी के जन्मदिन का मतलब उत्सव मनाया जा रहा है जी, और मैं इसलिए भगवान हनुमान जी का नाम ले रहा हूं कि उन्होंने हमेशा संकटों को टाला है। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और हम इस घटना की जितनी घोर निंदा करते हैं, निंदा शब्द तो छोटा होगा, मैं कहता हूं कि देखिए, हमने तो आतंकवाद का डंस जो है वो इतनी बुरी तरह से झेला है कि हमारे तो शहीद प्रधानमंत्री भी इसी की भेंट चढ़े। आदरणीय सम्माननीय आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय हमारे राजीव गांधी जी, और ये कोई प्रजातंत्र के अंदर एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने का समय नहीं है। मैं साथी प्रवक्ता बीजेपी और आपके जो प्रवक्ता है और साथ में इनेलो के प्रवक्ता है, इनको भी मेरी राम राम है। देखिए, आज हमें सबसे बड़ी बात, हमें जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि पूरा वर्ल्ड इस समय टेरर में है और स्थिति बड़ी भयानक है। और ये जो कांड हुआ है बीजेपी ऑफिस में, यहाँ 100 लोग थे, उनके परिवार भी हैं, उनके देखिए, एक मानवता के नाते हमारा एक फर्ज बनता है कि हमें सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। सरकार का काम होता है सुरक्षा देना, और सरकार अगर सुरक्षा किसी कारण वहां चूक हुई है सुरक्षा में, ये तो सरकार भी देखिए, आज की डेट में मैं इसको राजनीति नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि जो भी सरकार वहां काम कर रही है, नाम तो ऑलरेडी आप लोग ले चुके हैं, मेरे मुंह से नाम लेने की जरूरत नहीं। और एक बात और, मैं आदरणीय मंत्री रणवीर गंगवा जी जो ये बात कहते हैं कांग्रेस और आप ड्रामा करती है, तो ये गलत शब्द बोलना बहुत गलत बात है। उनको भी अपनी भाषा की मर्यादा ध्यान में रखनी चाहिए।
और अगर ऐसा कोई कांड हुआ है और ऐसा अगर ये सच में अगर इतना बड़ा लॉस कोई हो जाता, जान माल का बड़ा नुकसान हो जाता, तब आप किसे कहते इस बात को? सरकार आपकी है, सरकार को लॉ एंड ऑर्डर, चंडीगढ़ में ऐसा काम हो रहा है तो बाकी जगह तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। और बड़ी अच्छी बात आप प्रवक्ता भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि इस समय हरियाणा के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी मतलब बुरी सिचुएशन आ चुकी है। आज नेक्सस इतना, ये क्राइम का नेक्सस इतना बढ़ गया है। मैं स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी की डेथ के बारे में भी अभी बात हुई, मैं उनका भी बड़ा दुख है कि देखिए प्रजातंत्र के अंदर ऐसे नेताओं के ऊपर हमला होना या नेताओं को टारगेट करना, जैसे अभी हाल फिलहाल में मैंने सुना कि अश्वनी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंजाब से, उनको टारगेट किया गया था। देखिए ये बहुत गलत बात है। आज बब्बर खालसा ने इसकी जिम्मेवारी ली है, खालिस्तानी जो भी फ्रंट है। और आप मानवता की क्या हत्या करना चाहते हैं क्या? ये लोग तो किसी के भी प्रिय नहीं है, ना तो ये कांग्रेस के हैं, ना ये बीजेपी के हैं, ना ये आपके हैं। सवाल ये नहीं है कि राजनीति हर समय हर सब्जेक्ट पे राजनीति ही की जाए, इंसानियत ना समझी जाए। इंसानियत को समझते हुए हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी कि हमें इसको कैसे कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने में सरकारी एजेंसियां हैं, सरकार के पास सब कुछ है। आज सारा का सारा तंत्र वहां आकर बैठ गया है। आप देखिए अब एक आम आदमी से भी छानबीन होनी शुरू हो जाएगी, उसका लाइसेंस भी देखा जाएगा, उसकी आरसी भी देखी जाएगी, उसने हेलमेट लगाया है, उसको मतलब अब सरकार, अब ये चीजें सारी जो है इम्प्लीमेंटेशन में चली जाएंगी। इससे पहले जो वहां सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहां चला जाता है? जब कोई घटना हो जाती है तब आप सब छानबीन करना शुरू कर देते हैं। क्या आपके पास कोई इनपुट नहीं था? सरकार के पास कोई इनपुट नहीं था कि वो ऐसी घटना करने आए हैं। अगर ये आतंकवादी घटना है तो सरकार के पास 100% इसका इनपुट होना चाहिए था। और सरकार के पास इतने बड़े बड़े महकमे हैं, आपने सीबीआई है, आईबी है, रॉ है, हर चीज आपके पास है। आप हर चीज, हर प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हो। आज की डेट में तो ये पता लग जाता है कि आदमी, अगर मान लो मैं यहाँ से घर की ओर निकला हूं तो इतना पता लग जाएगा कि मैं कहाँ रुका हूं। तो वो जो क्रूड जिसको बता रहे हो कि एक क्रूड बम जो था जिसके अंदर ग्रेनेड जिसको बोल रहे हैं हम, वो एक छोटे से मतलब बहुत छोटे वॉल्यूम का था। और इससे मुझे तो ऐसा लगता है कि ये थ्रेटनिंग भी हो सकती है। ये तो देखो जांच का विषय है, जांच जब होगी, जब सरकार जांच करेगी तो सरकार के सामने ये सारी चीजें आएंगी। भाई इसका क्या कारण रहा? आज बीजेपी ऑफिस के ऊपर ये काम हुआ, कल किसी और ऑफिस पे भी हो सकता है। तो सरकार को मानव की जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक जनता की सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा सोचना पड़ेगा। और इस इम्प्लीमेंटेशन में आप लोग सोचें कि आप इसको कैसे मतलब इन चीजों को खत्म कर सकते हैं। हमारे लिए तो हमने तो ये दुख झेले हैं। और बात पंजाब की नहीं है, पंजाब भी हमारा बड़ा भाई है। देखिए आज सरकार आप पार्टी की पंजाब में है, वहां भी ऐसे क्राइसिस चल रहे हैं, हरियाणा में भी चल रहे हैं। लेकिन हम इसको, आज अगर कोई डिबेट का मुद्दा बनता है तो ये बनता है कि हम इन चीजों को कैसे रोकें। ठीक है सर। हम एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। ठीक है। मैं आज कहूंगा कि बीजेपी ने सरकार आपकी थी तो आपने नहीं किया, कल को मैं आपको कहूंगा जी आपकी सरकार थी तो आपने कुछ मतलब आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कुछ कार्य नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, पंजाब में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया। देखिए इस समय सारी स्थितियां जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार है और जनमानस हर चीज को बड़े तरीके से देखता है कि यार ये क्या हो रहा है। अगर बीजेपी का ऑफिस सुरक्षित नहीं है, अगर कहीं अभी हाई कोर्ट को धमकी दे दी गई, ठीक है सर, ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ, मैं इसका खंडन करता हूं कि देखिए आप हाई कोर्ट को भी धमकियां देने शुरू हो गई है। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर आगे रजत जी के पास अब चल रहा हूँ। रजत जी, हाई कोर्ट को धमकी, इससे पहले सचिवालय को, स्कूल कॉलेजेस, तमाम ऐसी ईमेल्स आई जिनमें धमकी दी गई कि उड़ा देंगे, बम रख देंगे। इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं या फिर अगर ये घटना हो गई बीजेपी ऑफिस के बाहर, तो इसको कैसे हम देखें और क्या चुनाव से भी जोड़कर इसको देखा जाए? ये भी इसमें एक एंगल क्या हो सकता है? कैसे आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? आतंकी एंगल भी इसमें आ रहा है, उधर खालिस्तानी समर्थक का जिक्र भी इसमें हो रहा है, एक शख्स का वीडियो भी आ रहा है कि कैसे वो पिन निकाल रहा है हैंड ग्रेनेड्स, उसके बाद उसको उसने फेंका। रजत जी,
देखिए पराग जी, बहुत सी बातें इसमें आपने कर दी हैं। आ, आपने शुरुआत में भी जब आपका चल रहा था सारा का सारा, तब भी इस बात का जिक्र हुआ कि चुनाव से देखो, और आपने तो सीधा ही प्रश्न कर दिया कि चुनाव से जोड़कर भी इसको देखा जाए तो अगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये चुनाव की वजह से, तो फिर तो ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। अगर सिर्फ चुनाव के मद्देनजर है तो इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। और अगर चुनाव से रिलेटेड है, मैं बार बार अगर का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये एक कोई बहुत घिनौनी, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम किया जा सकता है। और इसके अंदर अगर आप चुनाव से जोड़ेंगे तो चुनाव से जोड़कर आप केवल पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ही इसका जो है संदेह का निशान जो है वो वहां जाता है। पहली घटना नहीं है। ग्रेनेड जो फेंका गया था 2 सितंबर 2024 को एक रिटायर्ड पंजाब पुलिस के ऑफिसर सेक्टर 10 के अंदर उनकी कोठी के बाहर भी ऐसे ही बम फेंका गया था। ग्रेनेड ही था वो भी। और ये बड़ा सोचने की बात है जब आप ये कहते हो कि पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सुरक्षा जो है वो आज सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होके कोई हथियार आता है तो सबसे पहले जवाबदेही होम मिनिस्ट्री की बनती है, सरकार की बनती है, देश की बनती है। चाहे आप हमारा बीएसएफ लीजिए, हमारी आर्मी लीजिए, कोई भी, मतलब आप अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि वो पाकिस्तान का बना हुआ है, तो वो कैसे आया इसकी जिम्मेवारी सरकार देगी, सरकार की बनती है। दूसरा, ये चंडीगढ़ की जो दूसरी घटना हम देख रहे हैं आए दिन, चलो और मर्डर हो रहे हैं, वो भी लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है कंप्लीट, तो ये कोई संदेह की बात नहीं है। ये भी सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटर आपका है, पुलिस सेंटर के अधीन आती है और सारा बीजेपी का ही के अंतर्गत आता है। और मुझे लगता है चलो पंजाब में टेररिज्म रहा हो, चंडीगढ़ में ऐसी घटना होनी, मतलब चंडीगढ़ को अनसेफ, स्कूल्स को उड़ा देंगे, हाई कोर्ट में क्या लेना देना है किसी का, मतलब आम जनता में एक भय का माहौल। बच्चों के स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स के मन में भय का माहौल। एयरपोर्ट को उड़ा देंगे, रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे, मतलब। और ऐसा नहीं है, आपको एक घटना बताता हूँ। 10 मई 2022 मोहाली का जो आपका इंटेलिजेंस विंग का हेडक्वार्टर है पंजाब पुलिस का, वहां पे रॉकेट लॉन्चर से बम दागा गया था। ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आपकी पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को उड़ाया जा सकता है, हिमाचल में खालिस्तान असेंबली के आगे खालिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, दिल्ली का बॉम्ब ब्लास्ट रेड कोर्ट का हमें नहीं भूलना चाहिए, जो अभी 10 नवंबर 2025 को हुआ था। पहलगाम की घटना उससे थोड़ा टाइम 22 अप्रैल 2025 को हुई थी। रियासी का अटैक हुआ, बेंगलुरु का, चलो नीचे भी चले गए, रजौरी का हुआ, फिर अवंतीपुरा, किश्तवाड़, जम्मू बस स्टैंड, अनंतनाग, नागरोटा, ये बहुत सी ऐसी जो है। और चंडीगढ़ का एक और इंसिडेंट बताता हूं आपको, 24 अप्रैल 2022 का, जहां बुड़ैल जेल के बाहर एक्सप्लोजिव मिले थे, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया था वहां पर। तो ये घटनाएं जो चंडीगढ़ के अंदर हो रही हैं या पंजाब में हो रही हैं, या पंजाब के अंदर खुद प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि जब उनका 5 जनवरी 2022 को उनका कॉन्वॉय जो था वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 20 एक मिनट के लिए रोका गया था, ये कहकर कि प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आम इंसान पंजाब के अंदर कैसे उसको सुरक्षित माने? उनका, किसानों का क्या कसूर है जिनके खेतों में से बॉर्डर की तार निकल रही है? आप ये देखिए, जो किसान बिल्कुल बॉर्डर पे, जो हमारी जनता बस रही है, आम जनता जो बॉर्डर के साथ साथ रहती है, जिनके किसानों के खेत है, जब पिछला ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, कितने आप ये देखिए ड्रोन्स, कितनी बमबारी पंजाब में, ये जम्मू कश्मीर में, इतना कारगिल के अंदर लोगों के घरों के अंदर कितनी सिख फैमिलीज भी, उन्होंने तो मजहब तो देखा ही नहीं ना उस समय, तो मुसलमान भी हमारे देश के, सिख भी, हिंदू भी, सभी, किसी को भी नहीं बख्शा गया। तो ये जो पाकिस्तान मेड शब्द का इस्तेमाल होता है कि वो वहां के बने हथियार है, तो ये जवाबदेही
सेंटर की है। ठीक है। दूसरा, एक के बाद एक घटनाएं जो हो रही हैं, पब्लिक के अंदर एक भय का माहौल निश्चित तौर पे इससे पैदा हो रहा है। जो बार बार एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाए। अगर ये चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है या इसमें कोई चुनावी एंगल है या चुनाव को कैसे किस पार्टी को नुकसान या फायदा उस स्ट्रैटेजी से इसको जोड़ा जा रहा है, ये तो फिर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, एक मैं कहता हूं कि मैक्सिमम लो इन इंडियन पॉलिटिक्स में कहूंगा कि अगर इन चीजों का हमने तब ये तमिल पहले ही बहुत सफर कर चुका है। आपने एलटीटी का नाम सुना होगा, जिन्होंने राजीव गांधी जी को भी, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री, इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी जी को भी कहीं ना कहीं उनका भी असैसिनेशन हो चुका है। दो प्रधानमंत्री देश गंवा चुका है। और अगर अभी भी हम हमारी सेंट्रल फोर्सेस या हमारी पुलिस या इंटेलिजेंस का कहीं ना कहीं फेलियर होता है इसको लेकर और जनता के अंदर भय का माहौल आता है, मुझे लगता है चंडीगढ़ को इससे दूर रखना चाहिए। चंडीगढ़ को सुरक्षित, एक बड़ा पीसफुल सा शहर है। और अगर यहाँ भी एक के बाद एक घटना है, पंजाब का यूथ तो आप रोज देख रहे हैं, गैंगस्टर सीधा आके जिम्मेवारी लेते हैं, मर्डर करते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं, मर्डर करते हैं, आए दूसरे दिन कोई गुरुद्वारे से निकल रहा है, कोई कहीं जिम से निकल रहा है, कोई कहीं से जा रहा है। ठीक है। मतलब सुरक्षा तो बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो हैज टेकन फॉर अ टॉस, बिल्कुल भी यहाँ मतलब कोई आप ये नहीं कह सकते पंजाब में। और अब चंडीगढ़ भी इसकी चपेट में आता जा रहा है। हरियाणा का जिक्र, हरियाणा की तो लॉ एंड ऑर्डर में सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शोरूम के बाहर फायरिंग हो, एक तो पुलिस वाले थे हमारे भाई, जो एक डीएसपी साहब थे हमारे बिश्नोई जी, एक हमारे क्राइम ब्रांच के नाम था उनका, बेचारे वॉक के लिए निकले थे, उनको गोली मार दी थी। मतलब आए दिन खबरें हैं अखबार के अंदर, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, नागपुरा मिलवाई है। आप एक इंसिडेंट बताइए, इतनी लंबी लिस्ट है, आपको सुनने को मिलेगी। किसी किसान को जिंदा जला दिया, कहीं जेल के अंदर, आए दिन घटनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर में कहूंगा कोई हरियाणा किसी से ठीक है। हम संदीप जी से इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि संदीप जी अभी रजत जी ने जो बातें कही, बड़ा शांत शहर, पीसफुल, सुकून का आईना उसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर अगर इस तरह एक तरीके से खौफ का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? सेंट्रल फोर्सेस को लेकर भी कि वो केंद्र के अंडर हैं या फिर यूटी चंडीगढ़ है, इसका जिक्र भी नरेश शर्मा जी कर रहे थे। जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान से अगर आया कोई हथियार तो वो आया कैसे? ये तमाम सारे प्रश्न हैं। इसमें हम एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ें, जैसा दीपक जी ने कहा, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा, क्योंकि ये आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी मामला है। आप आम आदमी पार्टी को कहें, आम आदमी पार्टी आपको कहे, उससे ऊपर उठकर इस पर क्या एक्शन की जरूरत है, ये समझना बहुत जरूरी है। संदीप जी। जी देखिए, मैं किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है तीनों ही प्रवक्ताओं ने जो बैठे हैं, मेरे अलावा जो 3 प्रवक्ता बैठे हैं, मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात से थी कि जो भगवत मान जी का बयान आया उसके बाद में, पर अभी शायद आपने भी उसको सुना नहीं है या फिर मुझे लगता है आपने उसको चर्चा में शामिल नहीं किया है। भगवत मान जी का बयान है कि बीजेपी अपनी चिंता स्वयं करे। देखिए, एक मुख्यमंत्री ये बोल रहा है, अगर कल को अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ये बोल दीजिए इनेलो अपनी खुद चिंता स्वयं करे, आम आदमी पार्टी अपनी स्वयं करे, कांग्रेस, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। मुझे लगता है कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए थी। मुझे सिर्फ आपत्ति इस चीज से, बाकी देखिए इस प्रकार की घटनाएं किसी के साथ भी होती है, चाहे वो बीजेपी दफ्तर के ऊपर भी, चाहे किसी अन्य के साथ होती है, ये बेहद ही निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके बाद में एक मुख्यमंत्री का बयान इस प्रकार से ना, ये बड़ा चिंताजनक भी और बड़े बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा, इनकी पार्टी को जिन लोगों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिन लोगों ने पोस्ट करके जिम्मेदारी ली है, उन लोगों ने कभी ये भी कहा था कि हमने 2017 के अंदर, 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी के चुनाव में मदद भी की, उनको फंडिंग भी की। उन्हीं लोगों के ऑफिशियल बयान भी आज भी पड़े होंगे, आप देख लीजिएगा। अब नरेश जी कह रहे थे, नरेश जी यूटी और उसका हवाला दे रहे थे, यूटी कब हुई, क्या हुई, तो रजत जी ने भी जिक्र किया 10 मई 2022 को मोहाली के अंदर पंजाब इंटेलिजेंस के ऊपर दफ्तर पर हमला हुआ। 10 दिसंबर 2022 को सहराली थाने पर हमला हुआ। 9 जनवरी 2023 को अमृतसर के गुमटाला पुलिस पोस्ट पर हमला हुआ। 15 जनवरी को अमृतसर में घर पर ग्रेनेड में हमला हुआ और नवंबर 23 में एक पुलिस पोस्ट पर पंजाब के अंदर हमला हुआ। ये सारे, चलो आपने यूटी का जिक्र किया, और यूटी भी मुझे लगता है 60-40 का रेशियो है, 60% पंजाब के पास है, 40% हरियाणा के पास है। और मैंने पहले भी कहा कि इस कार्यालय के ऊपर 8 से ज्यादा जो जवान है वो पंजाब पुलिस के तैनात है। नरेश जी, अगर आपको नहीं पता हो तो अगर पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। मैं उस कार्यालय में बहुत बार जाता हूँ, मेरा जाना उस कार्यालय में अक्सर होता है। वहां पर पंजाब पुलिस की सुरक्षा है, वहां पंजाब पुलिस के लोग खड़े हैं। लेकिन फिर भी देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है,
ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग इसके अंदर शामिल है, बिल्कुल होगी। लेकिन जिस पर मैं तो इस बयान पर बहस होनी चाहिए थी, इस बयान के ऊपर बहस आज ही होनी चाहिए थी। क्या एक मुख्यमंत्री का, एक जिम्मेदार व्यक्ति का, जो प्रदेश का एक नंबर का व्यक्ति है, क्या उस व्यक्ति को इस प्रकार का बयान देना चाहिए? पराग जी अगर पूछेगा नरेश जी से, आप रजत जी आप भी बताइएगा, और जो दीपक जी बैठे वो भी बताइए कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार का बयान शोभा देता है कि वो कह रहा है कि जी बीजेपी अपनी चिंता स्वयं कीजिए। ठीक है रजत जी, मुझे आपत्ति, इस घटना की जांच होगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारी सारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी और अन्य तमाम एजेंसियां भी लगी हुई है, जो भी दोषी होंगे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, पकड़े जाएंगे जल्दी, और इस घटना का पूरा खुलासा भी होगा। जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है उनका एजेंडा हमेशा से रहा है पंजाब में शांति फैलाने का। 1970 से 1980 के 90 का दशक सबने देखा है वो, लेकिन अब पंजाब वापस अमन और चैन शांति की राह पर है। अब उस प्रकार का एजेंडा कामयाब पंजाब में उन लोगों का नहीं हो सकता, वो बुखलाए हुए हैं। और आने वाले समय में चुनाव भी है, हो सकता है चुनाव से जोड़ करके वो देख रहे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो वो लोग डराने और धमकाने की कोशिश हमेशा जैसे रही है उनकी, वो करते हैं, लेकिन डरने वाले हैं नहीं भाजपा के कार्यकर्ता, वो डट करके चुनाव भी लड़ेंगे। और ये घटना क्यों हुई है, इसके पीछे के कारण भी जानेंगे, और इसकी जांच होगी, और जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। ठीक है रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से रखिए, फिर नरेश जी आपके पास में आ रहा हूं जवाब के लिए। दीपक जी देखिए आजाद जी ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति है कि वो अपनी चिंता खुद करे, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम इस वजह से है कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री खट्टर जी थे उस समय, जब उनसे मिले कि मेरी जान को खतरा है, आप मुझे सुरक्षा दीजिए, तो उन्होंने क्या किया, चिंता से हर एक ऊपर कदम उठकर एक काम किया कि सुरक्षा तो उनको नहीं दी, लेकिन उनका जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था वो भी उनसे जो है वो छीन लिया गया, जब्त कर लिया गया, कि उनको डिफेंस का कोई मौका ही ना मिले। इंटेलिजेंस इनपुट होती है, ऐसी बात नहीं है कि किसी को, एक प्रदेश अध्यक्ष है वो तो पब्लिक में रहेगा, वो घर पे तो छुप के बैठ नहीं सकता, वो तो उसको तो पार्टी के काम से घूमना पड़ेगा, लेकिन उसकी सुरक्षा तो क्या देनी थी, उसका अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर भी ले लिया। और अभय सिंह जी के साथ क्या किया, सुरक्षा उनको भी थ्रेट आई, सुरक्षा नहीं थी, कहा आपको अपनी चिंता खुद करिए, उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सिक्योरिटी मांगने के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। तो अगर आप मैं भगवंत मान जी की उतनी निंदा करूंगा जितनी भाजपा सरकार के संवेदनशीलता में बिल्कुल एक निचला स्तर जिसे कहते हैं, आप भी सत्ता से कभी बाहर हो गए, ये चीजों की जरूरत आपको भी पड़ेगी। एक डेकोरम होता है मेंटेन करना। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है, उसका फलस्वरूप क्या हुआ, उनको गोलियों से भून दिया गया, तो यही हुआ कि चिंता खुद करिए। ठीक है, ये तो वही बात। और खट्टर जी ने तो कहा था मैं सबको सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता। ठीक है सर, चिंता अपनी खुद करिए, ठीक है जनता भी अपनी चिंता खुद करिए। ठीक है नरेश शर्मा जी, ये बयान क्या जायज है एक मुख्यमंत्री के तौर पर मान साहब का देना? ये सीधा सवाल संदीप जी का है। पराग जी, अभी जो बयान की बात हो रही है वो मैंने अभी ऑफिशियली जो है अभी सुना नहीं है, और किस संदर्भ में कहा गया वो पूरी तरह से अगर मेरी नॉलेज में होगा तो देखिए कि कहीं ना कहीं उसके लिए अगर पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होगी तो वो उसका बयान के लिए खंडन करेंगे कहीं भी, तो वो अभी मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं कि क्या दिया गया। और अभी जो बात कर रहे थे रजत भाई ने कही, और मैं कभी भी ना बात करता हूँ तो कि डेटा एनालिसिस की बात करते हैं कि आप एक्चुअल प्रूव कीजिए। एक हमारे साथी भी होते थे कांग्रेस में, विकास चौधरी एज ए प्रवक्ता भी स्पोक पर्सन रही, उस टाइम भी खट्टर साहब का बहुत ही बड़ा शर्मनाक बयान आया था कि देखिए कि अब जमीनी मुद्दे विवाद जो है तो कोर्ट में चलते रहते हैं किसी के भी, और 24 राउंड गोलियां चली थी उस टाइम, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, लेकिन उस टाइम भी खट्टर साहब का बयान, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनका बयान ये आया था कि हम जो है ऐसे जो है किसी को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, और उनके साथ तो खुद सुरक्षा गार्ड चलते थे क्योंकि उनके पास 4-5 सुरक्षा गार्ड खुद के होते थे, और उसके बाद भी इस तरह की प्रदेश की घटनाएं होती थी। और अभी जो बात थी, मेरे को बड़ा मजा आता है कि जब आप एनालिसिस बात करते हैं, क्योंकि देश सबका है, देश ना एनएलडी का है, ना इनेलो का है, ना आपका है, ना बीजेपी का है, देश हम सबका है, क्योंकि हम सब देश के लिए हैं, देश हमारा आगे बढ़ेगा, सरकारें तो आएंगी और जाएंगी। अब मैं थोड़ा सा आंकड़े आप देख लीजिए, क्योंकि देश की जिम्मेवारी की बात आई है, तो 2014 से पहले 10 के आंकड़े ले लेता हूं मैं, उससे पहले के भी 636 घटनाएं हुई थी 2010 के अंदर, 2011 के अंदर 645, 2012 के अंदर 611, 2013 के अंदर 694। जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वो 694 हो जाता है। 15% हाइक मिलती है इन तरह की घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं के अंदर। 2013 के अंदर वो देखिए 2014 के अंदर 860 हुई, 2015 के अंदर 884 हुई, वो बढ़ गए।
फिर आप देखिए 2016 के अंदर 1025 हो गई, फिर 2017 के अंदर देखिए कहाँ का आंकड़ा लेकर के आए नरेश जी? कौन सा आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं आप? किस चीज का आंकड़ा, ये तो बता दीजिए। किस चीज का आंकड़ा? आंकड़ा किस चीज का है? किस चीज का आंकड़ा, ये बताइए ना, किस चीज का आंकड़ा है? की संख्या और घटनाओं की संख्या, भारत में आतंकवाद की घटनाएं हैं, प्रॉपर आप देख लीजिए विकिपीडिया के ऊपर पूरा ओपनली है। अगर आप विकिपीडिया का डाटा बता रहे हैं, विकिपीडिया का डाटा बता रहे हैं, जिसको कोई भी एडिट कर सकता है। यार नरेश जी, क्या जिम्मेदार चैनल बैठ करके बात कर रहे हैं? एडिट आप कर सकते हैं विकिपीडिया का डाटा, आप कोट कर रहे हैं चैनल पे डिबेट में बैठ करके। शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत आपको। फराग को बताइए, अरे कोई ऑफिशियल एजेंसी का डाटा है, कोई एजेंसी का डाटा, आपका विकिपीडिया का डाटा उठा करके आप गूगल करके बैठ के बात कर रहे हैं। बात कर लीजिए, फिर बात कीजिए थोड़ी आंकड़े बताए थे विकिपीडिया का डाटा कोई यूज कर लेता है, कोई भी उसको एडिट कर सकता है। आप विकिपीडिया का डाटा बता रहे हैं यहाँ पर बैठ करके चैनल के अंदर। एक मिनट बात करिए, विकिपीडिया छोड़िए। अगर आप नहीं मानते तो, क्योंकि आप गूगल को मेंटेन आप करते हैं, आप कैसे लोगों की डिलीट कर देते हैं पोस्टें, हमें पता है सब कुछ। मैं विकिपीडिया का डेटा बता रहे हैं, इसको घर पे अपने बैठ कर लेना, जो सही बात कर रहे हैं। कम से कम शर्म कीजिए, थोड़ी शर्म कीजिए। आप किसका डेटा लेकर के बता रहे हैं? और देश में जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, आतंकी घटनाएं, सच्चाई सुन लीजिए, सच्चाई सुन लीजिए। 28 अप्रैल में आपकी सरकार बनी, सच्चाई तो मत सुनाइए। 28 अप्रैल में आपकी सरकार बनी, पुलवामा जिले का विस्फोट हुआ, वो किसके में हुआ? 2014 में हो रही है जो पंजाब की आतंकवादी घटना पे बातचीत हो रही है। आप इसको घुमाइए मत कहीं भी, आप घुमाइए मत इसको कहीं भी। सुन लीजिए, आंकड़े दे रहा हूँ, अब आप बोलिएगा मत बीच में, अब आप बोलिएगा मत, क्योंकि आतंकवाद की घटना की बात नहीं, ये विकिपीडिया का डाटा बताएंगे तो मैं बोलूंगा। आंकड़े बात विकिपीडिया का डाटा बताएंगे तो मैं बोलूंगा। देश के अंदर घटनाएं बात किसी एजेंसी का डाटा, कोई ऑफिशियल डाटा तो बताइए। यही तो बात है ना, एजेंसी का कोई ऑफिशियल देश की बात आती है देश के अंदर। मैं कह रहा हूं किसी एजेंसी का ऑफिशियल डाटा तो बताइए। मैं कहता हूँ पूरा देश द्रोही, अगर देश की बात नहीं करना चाहते, तो आप के अंदर घटनाएं की बात नहीं सुनना चाहते हैं, देश की केंद्र सरकार की घटनाएं सुनना चाहते हैं। केंद्र सरकार देशद्रोही है, आप पूरे देशद्रोही की घटनाएं आप नहीं सुनना चाहते हैं। बताएंगे, सुन लीजिए आंकड़े, आप बताएंगे विकिपीडिया का डेटा बताएंगे आप। अरे विकिपीडिया नहीं, आप मैं हिंदी में आपको विकिपीडिया का डेटा बताएंगे आप बैठ कर किस चैनल में? तो पॉइंट टू पॉइंट एक घटना बताओ कीजिए थोड़ी बहुत बैठ करके। विकिपीडिया का डेटा बता रहे हैं, देशद्रोही की बात मत कीजिए। सुन लीजिए, अब बिल्कुल बोलना मत आप। 28 अप्रैल 2014 गुड़गांव जिले में विस्फोट हुआ था। 1 मई 2014 में चेन्नई बम धमाका हुआ था। अब ये विकिपीडिया नहीं है। मई 2014 में असम में हिंसा हुई थी। गढ़चिरौली में 12 मई 2014 को हुई थी। 23 दिसंबर 2014 के असम में हिंसा हुई थी। 28 दिसंबर 2014 बेंगलोर में बम ब्लास्ट हुआ था। 25 मार्च 2015 में जम्मू में हमला हुआ था। 4 से 9 जून के बीच में 2015 में मणिपुर में घात लगाकर हमला हुआ था। 27 जुलाई 2015 के अंदर गुरदास जिले में हमला हुआ था। 2016 में पठानकोट के वायु स्टेशन पे हमला हुआ था। 2016 में पंपोर में हमला हुआ था। 2016 में कोकरझार में हमला हुआ था। 2016 में उरी में हमला हुआ था। 2016 के अंदर बारामूला में हमला हुआ था। 2016 में दंतेवाड़ा में 30 राष्ट्रीय राइफल पर केंद्र पर हमला हुआ था। 2016 में नाइग्रेट सेना पे हमला हुआ था। 2017 में भोपाल उज्जैन यात्री हमला हुआ था। 2017 में सुकमा हमला हुआ था। 2018 में सुजमा हमला हुआ था। 2018 में सुकमा हमला हुआ था। 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। 2019 में जम्मू बस स्टैंड में ग्रेनेड हमला हुआ था। 2019 के अंदर दंतेवाड़ा हमला हुआ था। किश्तवाड़ा हमला हुआ था आरएस के कार्यकर्ता की हत्या के लिए। गढ़चिरौली के लिए 1 मई 2019 को हुआ था। 21 मार्च 2020 के अंदर सुकमा मायावती हमला हुआ था। 3 अप्रैल 2021 के अंदर सुकमा बीजापुर हमला हुआ था। 1 मई जनवरी 2023 के अंदर राजौरी हमला हुआ था। 8 अप्रैल 2023 के अंदर एलाथूर ट्रेन आगजनी हुई थी। आप मैं ऐसे लिस्ट अगर देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, देशद्रोही की बात मत कीजिए। देश आपका नहीं है, देश सबका है। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूँ। मैं दीपक जी के पास एक बार चल रहा हूँ। मैं आप लोगों के पास लौट रहा हूँ। दीपक जी के पास हम चल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, संदीप जी और नरेश थोड़ा सा रुक जाए। दीपक जी, देखिए सवाल वही है, आतंकी घटनाओं को हम गिनाएं या फिर जो कानून व्यवस्था की बात है, जो घटनाएं हुई वो सबके सामने हैं। सबसे बड़ा सवाल तो वही है ना सर, जो आप कह रहे थे कि निपटना कैसे, इससे निपटेंगे कैसे? और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश है? पराग जी, जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं, इन्होंने जो आंकड़े गिनाए हैं, जो बातें बताई हैं, ये सारी सत्य तो है ही है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ये घटनाएं नहीं हुई। लेकिन मेरे को एक बात आज समझ नहीं आ रही कि घटना होने के बाद ये सारी की सारी बातें क्यों रियलाइज कराई जाती हैं एक दूसरे को। आप इससे पहले सिक्योरिटी लैब्स कहीं ना कहीं तो हुआ है ना। वो आज तो चलो शुक्र है जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आज हम इसको राजनीतिकरण ना देते हुए, ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, करोड़ों रुपया आज सरकार का, सेंट्रल एजेंसीज का, आपके जो पुलिस विभाग है, उसके बाद हमारी आर्मी है, बहुत कुछ है। आप सारी चीजें मतलब एक ही बात कर दोगे कि बाद में जिसकी सरकार है, आज सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी क्या बात कह रही है? भाई पाकिस्तान का हाथ हो सकता है,
पाकिस्तान का इसके अंदर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कब तक हम ये राग अलापते रहेंगे कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहेगा? हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, सबसे बड़ा तथ्य है। और सबसे बड़ी जो इस समय हमें जो फेस हो रही है चीजें, कि आज की डेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं हुआ है। और आप कहें कि अगर मैं ये कहूं कि ये बीजेपी की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, तो क्या मैं एक आम आदमी होते हुए क्या गलत कह रहा हूं? क्या मैं इसके बारे में मेरे इस बात पे भी हो सकता है कि राजनीति शुरू हो जाए? अरे भाई, राजनीति क्यों कर रहे हो? आप देश में सिक्योरिटी देने की बात करो। आपको जनता ने चुना है, आपकी सरकार है। पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आप दोनों सरकारों के जितने नुमाइंदे हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। कभी आप हाई कोर्ट को धमकी दिला रहे हो। ये जितने डाटा आपने बोले, बारामूला, आपका राजौरी, J&K से रिलेटेड, तो चलो J&K में तो कभी शांति आज तक तो हुई नहीं, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं हुई। चलो, सरकारें प्रयास कर रही हैं। हमारे जब जवान शहीद होते हैं ना, हरियाणा जो है, हरियाणा के अंदर कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें सेवा भाव और फौज में जाने की सबसे बड़ी लालसा होती है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फौज में लोग जाते हैं। अगर मैं नाम लूं स्पेशल, तो भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी, ये कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें मतलब हजारों लाखों लोग जो हैं फौज में भर्ती हैं। और मेरे ख्याल से हम तो सदा ये चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें। अरे भाई, आम आदमी का भी ये फर्ज बनता है और राजनीतिक पार्टियों का भी ये फर्ज बनता है कि वो देश के बारे में सोचें। ठीक है। अगर आप यहाँ बात करके अगर एक बात को मतलब आपने किसी बात का, किसी ने क्वेश्चन किया, आपने उसका जवाब दे दिया। अरे भाई, अब आपने सारी टीमें वहां गठित कर दी, सब जगह वहां पे आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अब ये सारी बातें कर ली। ये पहले क्यों नहीं हुई? ठीक है। अगर ये पहले हो जाती तो ये घटना होती नहीं। ठीक है और सर। अभी तो कोई घटना हुई नहीं। ठीक है सर। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो आप क्वेश्चन जो कर रहे थे कि भगवंत मान जी ने, मेरा बीच में ये कनेक्शन कट गया था, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। भगवंत मान जी ने अगर ऐसा कहा है तो बड़ा निंदनीय है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। एक मुख्यमंत्री होते हुए कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसे काम में अब भाई आप भी तो वही बात हो गई कि आपसे नफे सिंह राठी जी सिक्योरिटी मांगने गए तो आपने उनका रिवॉल्वर भी छीन लिया। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? ये राजनीति कर रहे हो या देश को सुरक्षा दे रहे हो? ठीक है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जांच गहराई से, कड़ाई से होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि चुनाव का माहौल कुछ समय के बाद शुरू होगा और ऐसे माहौल में अगर इस तरह की घटनाओं का जिक्र होगा तो जनता में भी डर और भय का माहौल होगा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय कड़ाई से जांच हो इस मामले की। ये मुझे लगता है सब उम्मीद कर रहे हैं। चूंकि वक्त अभी के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा। दीपक जी, अब माफी चाहूंगा आगे के लिए। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, रजत जी आपका बहुत शुक्रिया, नरेश जी आपका बहुत शुक्रिया, संदीप हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े आपका